सबसे पहले आप तमाम लोगों के माध्यम से मैं पूरे बंगाल के लोगों को, पूरे देश के लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो जेएनयू के साथ अपने आंदोलन को आगे बढ़ाए, जेएनयू के पक्ष में खड़े हुए। और कल का चुनाव स्टैंड विद जेएनयू वर्सेज शटडाउन जेएनयू के बीच है। और कल के चुनाव में जब लोग वोट करने जाएंगे जेएनयू के, वो स्टैंड विद जेएनयू के साथ खड़े होंगे, जिस तरीके से पूरी दुनिया स्टैंड विद जेएनयू के साथ खड़ी हुई और शटडाउन जेएनयू के कैंपेन को खारिज किया। और मुझे पूरा भरोसा है कि एबीवीपी को 4-0 करके यह जो एक फांसीवादी कास्टिस्ट और कम्युनल अटैक किया गया था जेएनयू को बदनाम करने का, उसको ध्वस्त करेगी, उसको निरस्त करेगी। देखिए, हमने ये नहीं कहा कि वाम मोर्चे में महिलाएं कम दिखती हैं। हमने ये कहा कि यहाँ पे मंच पे कम है। जब भी कहीं जाता हूँ, चाहे वो केरल हो, बंगाल हो, कहीं भी मैं जाता हूँ, तो वहाँ के प्रति मेरे दिमाग में एक प्री इन्फॉर्मेशन होता है, एक प्री कंसीव नोशन होता है। आप उस नोशन के हिसाब से उस रीजन को जज करने की कोशिश करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप रिएक्ट करते हैं। आप सबको पता है कि बंगाल इस देश के अंदर पुनर्जागरण आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाना जाता है, आज़ादी आंदोलन के अगुवा के रूप में जाना जाता है। महिलाओं के सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, आधुनिकता, नए ज्ञान विज्ञान की पद्धति को आगे बढ़ाने वाले के तौर पे जाना जाता है, संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले के तौर पे जाना जाता है। उस बात के को अगर आप ढूंढेंगे, अगर वो नहीं मिलेगा तो आपको निराशा होगी। और ऐसा ही नहीं है कि ये हालत हमेशा से है और हमेशा रहेगी। देखिए, आपके जैसे पत्रकार जो हैं उनको देख करके मुझे थोड़ा दुख होता है, माफ़ कीजिएगा। काफ़ी युवा हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप और हम दोनों एक ही हैं। एक पत्रकार ने हमको पूछा कि मकबूल भट्ट को आप जानते हैं, आप पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो हमने जवाब दिया कि आज़ादी जब मिली इस देश को तो आप पैदा नहीं हुए थे, तो क्या आज़ादी के आंदोलन के लिए संघर्ष नहीं करेंगे? आप मुझे बताइए कि मैं अगर आज से 5 साल पहले किसी चीज़ के लिए नहीं लड़ा तो क्या आज मैं उस सवाल के लिए नहीं लड़ सकता हूँ? 5 साल पहले मुझे अगर हाफ पैंट पहन करके घूमना था तो हाफ पैंट पहन के घूम रहा था, आज लोग फुल पैंट पहन करके घूम रहे हैं। ये बात तो आरएसएस के ऊपर भी लागू होती है कि आप जो है 80 पता नहीं कितने साल से, 1925 से हाफ पैंट पहन के घूम रहे थे, अभी अपना पैंट बदल करके फुल पैंट कर लिए हैं। सवाल ये नहीं है कि आप क्या किए थे और क्या कर रहे हैं, सवाल ये है कि समाज के लिए रेलिवेंट क्या है, समाज के लिए रेलिवेंट को किस वक्त में कौन सी चीज़ें हो जाती हैं। आप अगर कह रहे हैं कि दलितों का बहुत बड़ा योगदान है तो इसका जरा डेटा निकाल लेते हैं। आपको क्या लगता है, दलित एक जाति है कि दलित एक आइडेंटिटी है? मुझे लगता है कि दलित एक आइडेंटिटी है और उस आइडेंटिटी में सिर्फ अछूत लोग जाति के आधार पे ही शामिल नहीं है, उसमें महिलाएं भी शामिल हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि समाज की प्रगति अगर देखना हो तो आपको उस समाज में महिलाओं की स्थिति को देखना पड़ेगा। इसीलिए दलित को एक कास्ट में रिड्यूस नहीं करना चाहिए। दलित एक आइडेंटिटी है, इस आधार पर उसका मूल्यांकन करना चाहिए। और नरेंद्र मोदी के जीत में अगर आप मानते हैं कि दलितों का बहुत बड़ा योगदान है तो ये और भी शर्मनाक बात है कि उनके रिजीम में एक दलित छात्र को आत्महत्या करने पर विवश की गई, गौरक्षकों के द्वारा खुलेआम दलितों को पीटा गया और जब योजना आयोग को खत्म कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जितने भी सोशल जस्टिस को लेकर के फंड होते थे वो सारे फंड खत्म कर दिए गए। और हमको भी पता है कि बीजेपी से सबसे ज़्यादा दलित एमपी जीत करके आते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि रिजर्वेशन को खत्म क्यों की जा रही है? और जब सरकारी क्षेत्रों का निजीकरण किया जा रहा है तो निजीकरण के माध्यम से जो प्राइवेट सेक्टर बन रहे हैं वहाँ पे लोगों के लिए आरक्षण क्यों नहीं सुनिश्चित किया जा रहा है? ये तमाम पॉलिसी के सवाल हैं और ये सवाल जब उनको समझ में आता है, उस सवाल को लेकर के हम लड़ते हैं तो लड़ना महत्वपूर्ण हो जाता है, इतिहास खंगालना महत्वपूर्ण नहीं होता।
देखिए, ये एक उपमा है। उपमा को आप शब्दशः उस रूप में ना लें। कहने का मतलब ये है कि पार्टी ऑफिस, झंडा और बैनर ये तब महत्वपूर्ण होता है जब आप जनता के लिए सड़कों पे उतर करके लड़ रहे होते हैं। इस बात का अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो आज भी जैसे पॉस्को का आंदोलन लड़ा गया, उसको लेफ्ट पार्टियों ने लड़ा, सक्सेसफुली लड़ा, और पॉस्को को वहां पे लागू नहीं होने दिया उड़ीसा के अंदर। जहां कहीं भी ये लड़ रहे हैं, परमाणु संयंत्र से जो होने वाले खतरे हैं उसको लेकर के लड़ रहे हैं, जल जंगल जमीन की जो लूट हो रही है उसको लेकर के लड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं ये लड़ना जरूरी है। आप जब लड़ेंगे तो आपके ऊपर स्टेट रिप्रेशन भी होगा, आपको जेल भी जाना पड़ेगा, आपको आरएसएस के गुंडे मारेंगे भी, और इसका नतीजा हम देख रहे हैं। गोविंद पंसारे को मार दिया गया, आपको कुलवर्गी को मार दिया गया। ये तमाम लोग किसके लिए लड़ रहे थे? अंधविश्वास के खिलाफ लोगों के अंदर एक वैज्ञानिक चेतना हो, उसके लिए लड़ रहे थे। ये लड़ाई लड़ी जानी जरूरी है, और जितना स्टेट रिप्रेशन बढ़ेगा, हमारा मतलब है कि हमारी लड़ाई उतनी मजबूत है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछे हैं। मेरे ऊपर सेडिशन का चार्ज था नहीं, सेडिशन का चार्ज है, और मुझे इस बात का गर्व है। मेरे ऊपर सेडिशन जैसे काले कानून का चार्ज है, जो चार्ज भगत सिंह के ऊपर लगाया गया, जो चार्ज महात्मा गांधी के ऊपर लगाया गया, जो चार्ज इस देश के तमाम वो लोग जो समाज में बेहतरी के लिए लड़ रहे हैं उनके ऊपर लगाया गया। इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। रही बात कि इस कानून को लेकर के हम समझते क्या है, इस कानून को अंग्रेजों ने बनाया, और इस देश के अंदर जो क्रांतिकारी थे उनके क्रांति की धार को कम करने के लिए। आज अंग्रेज को जो चापलूस हैं, जो अंग्रेजों को माफीनामा लिखा करते थे, अंग्रेजों के साथ बैठ करके चाय पे चर्चा किया करते थे, आज जो है जनता के साथ चाय पे बैठ करके चर्चा करने का नाटक कर रहे हैं। तो वो अगर सेडिशन का चार्ज लगा रहे हैं तो इसे डरने की बात नहीं है, इसे खुश होने की बात है। रही बात कश्मीर की, तो कश्मीर पर हम पहले भी बोलते रहे और आज भी बोलते हैं कि हम जिस पॉलिटिकल समझदारी के साथ हैं, हमारा मानना है कि अभी कश्मीर भारत का एक इंटीग्रल पार्ट है, और कश्मीर का सॉल्यूशन एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए। और हमारे लिए बुरहान वानी या अफजल गुरु आइडियल नहीं है। हम बुरहान वानी को चे गुवेरा नहीं समझते हैं। कश्मीर की जनता जो लड़ रही है अपने सवाल को लेकर के, उसको हमको सम्मान करना चाहिए, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम आतंकवाद को आइडियलाइज करने लगे। निश्चित तौर पे बात करनी चाहिए। लोकतंत्र में हमेशा बातचीत की गुंजाइश होती है, और वो आपके लोग हैं, हमारी जनता है, हमारे लोग हैं। जब आप क्लेम कर रहे हैं कि कश्मीर हमारा है, तो कश्मीर हमारा सिर्फ वहाँ का पर्वत, पहाड़ और झरना, जंगल, पेड़ पौधे हैं, या वहाँ के लोग भी? कश्मीर जब हमारा है तो कश्मीरी भी हमारे हैं। निश्चित तौर पर उनसे बात करना चाहिए, और उनका जो सवाल है उस सवाल को एड्रेस करने की कोशिश करना चाहिए। अगर हम ये नहीं करेंगे तो जो सेपरेटिस्ट लोग हैं, जो अलगाववादी लोग हैं, जो आतंकवादी लोग हैं, उनको हमारा देश तोड़ने का मौका मिलेगा। और इस मामले में सरकार पूरे तरीके से फेल है। एक अलगाववादी पार्टी के साथ सरकार बना करके बैठा हुआ है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कश्मीर का कोई सोल्यूशन होना चाहिए। बीजेपी इस मुद्दे को बना करके रखना चाहती है, ताकि आप जब इस तरीके का संवाददाता सम्मेलन में जाएं तो इस देश की गरीबी और भुखमरी पर चर्चा नहीं करें, आप कश्मीर के ऊपर चर्चा करें। कश्मीर का एक सवाल, एक पॉलिटिकल सवाल है, और अगर भारत सरकार चाहे तो इसको पॉलिटिकली रिजॉल्व कर सकती है। बहुत अच्छा सवाल है। जब हम लेफ्ट बोलते हैं तो उसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। फ्रांस के अंदर से ये शब्द आया है। जो लोग यथास्थितिवाद के पक्ष में होते थे वो स्पीकर के राइट साइड बैठते थे, और जो समाज में परिवर्तन चाहते थे वो लेफ्ट साइड बैठते थे। उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिज्म इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। सिंपल सी बात थी, समाज के अंदर जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के खिलाफ जो भी है वो लेफ्ट है। बतौर महिला अगर वो पितृसत्ता को खत्म करना चाहती हैं तो बेशक लेफ्ट है। बतौर नेता अगर वो किसी गरीबों, किसानों और मजदूरों के हक की बात करना चाहती हैं तो वो लेफ्ट है। लेकिन बात करना और वास्तविक रूप से उसको लागू करना, इसमें फर्क होता है। आप बताइए मुझे कि जो बंगाल के अंदर भूमि सुधार किया गया उसकी आज क्या परिणति है? किसानों की क्या हालत है? क्या किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं?
दिक्कत क्या है? हमारे देश के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो क्या करते हैं कि चुनाव के वक्त जो वो बोलते रहते हैं, जब वो जीत करके जाते हैं ठीक उसके विपरीत काम करना शुरू कर देते हैं। और हमको लगता है कि ये प्रिंसिपल लेफ्ट का पैमाना नहीं होता है। बात बदलना तो संघियों का काम है। अरे भाई पिछले मोबाइल में मोबाइल का नाम देखिए, मैं देश की जनता के सब्सिडी के पैसे से पीएचडी कर रहा हूँ। मेरी प्राथमिक जिम्मेवारी है कि मैं अपने पीएचडी को ठीक से कर पाऊँ। और ये बात मैंने बार बार कही है कि मैं विद्यार्थी हूँ, मेरा पहला काम पढ़ाई करना है। और अभी मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करने जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले अपना पीएचडी कंप्लीट करूँगा। मेरी माँ आंगनवाड़ी चलाती है, मैं अपनी फैमिली का फर्स्ट लर्नर हूँ और अपने मोहल्ले का पहला होने वाला पीएचडी और अपने गांव का पहला आदमी हूँ जो जेएनयू पहुँच पाया हूँ। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी उस परिवार के प्रति, उस गांव के प्रति, उस समाज के प्रति है जहाँ से मैं आता हूँ। राजनीतिक दावे, कैरियर, महत्वाकांक्षा, हमको लगता है कि हमारे जैसे लोगों के लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं होता है। पॉलिटिक्स मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना थोड़ी होता है। पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट ओनली कंटेस्टिंग इन इलेक्शन। जेएनयू का इलेक्शन लिंगदोह कमेटी रिकमेंडेशन के आधार पे होता है। जब एक बार चुनाव आप लड़ लेते हैं तो आप दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इसीलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोग। देखिए, ये 1 घंटा हमने भाषण दिया है, फिर भी आप सवाल पूछ रहे हैं। सारा चीज क्लियर है। जी जी, बस एक लाइन आपको बता देते हैं। पिछली बार जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो हमने एक कॉल दिया था कि एबीवीपी के खिलाफ तमाम प्रगतिशील, जनवादी और वामपंथी शक्तियों को एकजुट होना चाहिए। नहीं तो हमारा जो डिवीजन होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में ये फायदा उठा करके सत्ता पे काबिज हो जाते हैं। जैसे 69% लोग मोदी के खिलाफ थे, 31% वोट लेकर के वो देश के प्रधानमंत्री बने। इस बात को हमको समझना पड़ेगा और ऑपोजिशन को यूनाइट करना पड़ेगा। लेकिन सुनता कौन किसकी है? हम लोग सब अलग अलग चुनाव लड़े और ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे एबीवीपी जीत गया। इस बार भी हमने ये कॉल दिया कि हम तमाम लोगों को एकजुट होना चाहिए, लेकिन ये अलायंस बन नहीं पाया। तो हमने कहा कि ठीक है, हम जो है वोट को स्प्लिट नहीं करेंगे, सेक्टरल वोट को बांटेंगे नहीं और हम उनको हराने का कोशिश करेंगे। ये बात जो कह रहे हैं आप, एकजुटता का सवाल, ये एकजुटता बहुत मुश्किल होती है, लेकिन ये एकजुटता जेएनयू में हो पाई है। दो धूर विरोधी, आप सब जानते हैं कि सीपीआईएम से टूट करके सीपीआईएमएल और एमएल से फिर लिबरेशन बना है। उसका सीपीएम का स्टूडेंट विंग एसएफआई और सीपीआईएमएल लिबरेशन का स्टूडेंट विंग आयशा, दोनों एक साथ पहली बार इतिहास में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये जो अलायंस हुआ है, ये इनके चाहने से नहीं हुआ है। ये अलायंस जेएनयू के ऊपर जो हमला था, स्टैंड विद जेएनयू का जो आंदोलन चला, उसमें जनता जिस तरीके से सड़कों पे उतरी, जनता ने विवश किया इनको यूनाइट होने के लिए। तो बीजेपी फासिस्ट है कि नहीं है, ये हम और आप जो है इसी कमरे में बैठ करके डिस्कोर्स सेट नहीं करेंगे। ये सड़क पे लड़ रही, काम कर रही जो मेहनत का जनता है, वो तय करेगी कि उसके पक्ष में कौन है और कौन नहीं है। और वो जब झंडा लेकर के एक साथ हो जाएगी तो नेता जो है यूनिटी के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। तो यूनिटी जो है वो दो नेताओं के बैठने से नहीं बनता, यूनिटी हमेशा स्ट्रगल में बनता है और स्ट्रगल में यूनिटी बन रही है और वहाँ कोई क्लियरिटी का दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक कॉमरेड वॉलंटियर